Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit polymer। हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इस लेक्चर के अंदर हम मोलिकुलर फोर्स के बेस पर पॉलीमर की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो मोलिकुलर फोर्स के बेस पर पॉलीमर को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं: इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इलास्टोमर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलास्टोमर ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनके अंदर पॉलीमर चेन के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट होता है। सबसे वीक ये जो चारों टाइप हैं, इन चारों टाइप्स में से इलास्टोमर के अंदर सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऐसा होता है कि अगर हम थोड़ा सा इन पॉलीमर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगा, और जब फोर्स को हटाएंगे तब वो वापस फोर्स उनके बीच में बन जाता है। और इलास्टोमर जो वर्ड है ये इलास्टिक वर्ड से बना है, और इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। तो इनकी प्रॉपर्टी है कि ये इलास्टिक होते हैं नेचर के अंदर। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, और हमने एग्जाम्पल ले लिया रबर का। ये एक रबर बैंड है। अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम इसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस पे से फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप एक्वायर कर लेगा। इसका मतलब ये जो रबर बैंड है ये क्या है, इलास्टोमर है। और इलास्टोमर कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं नेचर के अंदर। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, नियोप्रीन है, एसबीआर है। एसबीआर एक कोपोलीमर है ब्यूटाडाइइन और स्टायरीन का। मतलब ये ब्यूटाडाइइन और स्टायरीन इन दोनों मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट टाइप है फाइबर। फाइबर इलास्टोमर के ठीक अपोजिट होते हैं। ये ऐसे पॉलीमर हैं जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंगेस्ट होता है। सबसे स्ट्रोंग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइबर्स के अंदर होता है, और इस स्ट्रोंग फोर्स के लिए कुछ फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं: हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इसी के कारण फाइबर के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रोंगेस्ट होता है। और स्ट्रोंग इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण जो फाइबर हैं इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है और इनकी इलास्टिसिटी लिस्ट होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ईजिली से ये ब्रेक नहीं होते हैं। जो फाइबर्स हैं ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं और थ्रेड लाइक होते हैं, और इन पॉलीमर्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो सोल्युबिलिटी होती है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइलॉन 66 का। नाइलॉन 66 के बारे में तो पता ही होगा। ये हमारे पास क्या है, टूथब्रश है, और टूथब्रश के जो ब्रिस्टल्स हैं ये किसके बने हुए हैं, नाइलॉन 66 के बने हुए हैं। वेरी स्ट्रोंग होते हैं। इस तरह से जो माउंटेनिंग रोप्स होती हैं वो भी किसकी बनी हुई होती हैं, नाइलॉन 66 की बनी हुई होती हैं। इसी तरह से टेरिलीन है, सिल्क है, ये सभी क्या हैं, फाइबर्स हैं। नेक्स्ट टाइप है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर और फाइबर के बीच का होता है। उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स बोलते हैं। ये ऐसे पॉलीमर्स हैं अगर इनको हीट किया जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और हीट करने के बाद, सॉफ्ट होने के बाद दोबारा से अगर इनको कूल करेंगे तो ये फिर हार्ड हो जाते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं।
और इनके अंदर कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है पॉलीमर चेन के बीच में। जैसे एग्जांपल ले लिया पॉलीथीन, पॉलीथीन को थोड़ा सा भी हीट के पास या आग के पास लेके जाओगे तो उसके अंदर लचीलापन बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही उससे दूर लेके जाओगे तो वो हार्ड हो जाता है। इसी तरह से पॉलीस्टायरीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, टेफ्लॉन है, ये सभी क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हैं। नेक्स्ट टाइप है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनको हीट करने पर इनके अंदर परमानेंट चेंज हो जाता है, उसके बाद इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और इस परमानेंट चेंज का कारण क्या है, पॉलीमर्स की जो चेन होती हैं उनमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, और उस क्रॉस लिंकिंग के कारण ये हार्ड हो जाते हैं, इनफ्यूजिबल हो जाते हैं और इनसोल्यूबल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इन पॉलीमर्स को दोबारा से रीयूज नहीं किया जा सकता है। जैसे बेकेलाइट है, बेकेलाइट का तो पता ही होगा कि जो स्विच वगैरह होते हैं, जो कॉम कंगा होता है, ये किसका बना हुआ होता है, बेकेलाइट का बना हुआ होता है। अगर ये टूट जाए तो इनका दोबारा से यूज नहीं हो सकता है। इसी तरह से मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है, ये सभी क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर हैं। अब नेक्स्ट एक टर्म आती है प्लास्टिसाइजर। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हीट किया जाए तो वो सॉफ्ट नहीं होते। इस तरह के प्लास्टिक को सॉफ्ट किया जा सकता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐड करके। उन प्लास्टिक्स के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर देते हैं और जिसके कारण वो सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का, डाई एल्काइल थैलेट का, क्रिसाइल थैलेट का, ये सभी क्या हैं, प्लास्टिसाइजर हैं। अब हम कुछ मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे यहाँ पर ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के, और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो पॉलीमराइजेशन है वो दो तरह का होता है, एक तो एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है इसे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि मोनोमर यूनिट, सेम टाइप की मोनोमर यूनिट एक दूसरे के अंदर ऐड होती हैं और वो लार्ज यूनिट बनाती हैं। और जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है ये फ्री रेडिकल के द्वारा होता है, कार्बोकैटायन के द्वारा होता है, कार्बो एनायन के द्वारा होता है। तो हम यहाँ पर एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसे हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो इसके मैकेनिज्म के अंदर 3 स्टेप्स हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। जो चेन इनिशिएशन है ये कुछ कंपाउंड्स के कारण होता है, जैसे फ्री रेडिकल जो किसकी तरह काम करता है, चेन इनिशिएटर की तरह काम करता है। हमने बेंजोइल फ्री रेडिकल ले लिया, इसका फॉर्मूला होता है C6H5COOCOC6H5। सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। होमो का मतलब होता है सेम से, और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन से, कि बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब ये 2 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था, ये बॉन्ड बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया एक ऑक्सीजन के ऊपर और दूसरा चला गया दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर हाफ हेडेड एरो के द्वारा, जिसे हम फिश एरो भी बोलते हैं, और बेंजोइल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। बेंजोइल फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है क्योंकि इसमें से जो CO2 मॉलिक्यूल है वो ईजिली से रिमूव हो सकता है, और ये चेंज हो गया फिनाइल फ्री रेडिकल के अंदर। जो फिनाइल फ्री रेडिकल है ये एथीन के साथ रिएक्ट करेगा और बिगर फ्री रेडिकल 1 की फॉर्मेशन कर देगा,
उसके बाद सेकंड स्टेप होगा चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन का मतलब होता है चेन का बढ़ना, कि जो एथीन के मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पर ऐड होते जाएंगे और जिसके कारण जो चेन है वो और ज़्यादा लंबी होती जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के पास है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो गया और जिसके कारण चेन की लेंथ बढ़ गई। इसी तरह से लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐड होते गए और बिगर फ्री रेडिकल 2 की फॉर्मेशन हो गई। फिर होता है चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन दो तरह से हो सकता है। एक तो बिगर फ्री रेडिकल के दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करें क्योंकि इनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये एक लार्ज पॉलीथीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। दूसरा यहाँ पर डिसपर्पोरेशन के द्वारा। डिसपर्पोरेशन का मतलब है कि एक जो मॉलिक्यूल है उससे एक हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के पास चला जाए और जिसके कारण CH2 चेंज हो जाएगा CH3 के अंदर, और जो दूसरा है उसके अंदर क्या हो जाए, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए, और इस तरह से यहाँ पर चेन का टर्मिनेशन होता है। थैंक यू।